हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक और नया और सिंपल स्टेट मैनेजमेंट टूल। हाँ जी, मैंने आपको रेडक्स कराया है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। मतलब कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी पड़ती है, रिड्यूसर्स बनाने पड़ते हैं, पूरी की पूरी आपकी ऐप को रैप करना पड़ता है उस रिडक्स प्रोवाइडर के अंदर, है ना। तो उसको भी सोल्व करने के लिए एक और लाइब्रेरी हमारे पास है जिसका नाम है जो स्टैंड। क्या है? जस्ट स्टैंड बोल लो, जू स्टैंड बोलो, जो आपका मन करे आप इसको बोल लो। पर आज इस लाइब्रेरी के बारे में आप जानोगे ना तो आप कहोगे कि यार मजा ही आ गया। ये लाइब्रेरी तो मतलब धमाकेदार लाइब्रेरी, और काफी सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। जस्ट स्टैंड को कंप्लीट सीखेंगे हम कि किस तरीके से हमको यूज करनी है। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज जो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा तो वो अगर आपको यूज करनी है तो वो आप कैसे करोगे जस्ट स्टैंड में। ओके, तो वो भी हम यहीं पर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आज का ट्यूटोरियल है वो है जस्ट स्टैंड के बारे में सीखना और स्टोर बनाना और अपने डेटा को ऑटोमेटिकली लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज में सेव करना ऑटोमेटिक। ठीक है, ये सभी हम सीखेंगे और जो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोग एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में हम जस्ट स्टैंड करने वाले हैं जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बता दिया है। और जस्ट स्टैंड एक बहुत ही प्यारी और सिंपल सी लाइब्रेरी है जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट में। हाँ जी, हम अपने ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं इन एनईजेएस फ्रेमवर्क। यस, इन एनईजेएस फ्रेमवर्क। तो आपको करना क्या है, मेनली आपको करना क्या है, आपको अपने वीएस कोड पे आना है, अपनी ऐप बनानी है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक रिएक्ट ऐप बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो रिएक्ट ऐप मैं कैसे बनाऊंगा आपको पता ही है। npm create wait @ latest, और ये मेरी एक ऐप बना के तैयार कर देगा, एक सिंपल ऐप। और यहाँ पर मैं कोई भी प्रोजेक्ट का नाम नहीं देने वाला। एक काम करते हैं, इसको Ctrl+C करते हैं और यहाँ पे डॉट लिख देते हैं। ठीक है, और डॉट लिखने के बाद ऑटोमेटिकली ये प्रोजेक्ट अपने वाला उठा लेगा। जिस भी फोल्डर में हम है उसी नाम का ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट का नाम हो जाएगा। यहाँ पर रिएक्ट सेलेक्ट करते हैं और जावास्क्रिप्ट को सेलेक्ट करते हैं और npm i कर देंगे इसको। डन, ओके हो चुका है। अब इतने npm i हो रहा है ना, इतने हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे इसके सामने लिखते हैं माइनस पोर्ट 3000। अब जो है हमारी जो ऐप है ये पोर्ट नंबर 3000 पे रन होने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे हम करेंगे npm run dev, और यहाँ पे जैसे ही npm run dev करेंगे और इधर हम चला सकते हैं अपनी इस ऐप को लोकल होस्ट पे। हाँ जी, लोकल होस्ट पे चलाएंगे, एंटर, एंड देन यहाँ पर आपको आपकी ऐप दिख जाएगी जो कि है काउंट पे। क्लिक करने पर काउंट जो है ये काउंट इंक्रीज होगा। हाँ जी, ये इंक्रीज होगा। तो इसी चीज को मैं आपको जस्ट स्टैंड से अप्लाई करके दिखाऊंगा। हाँ जी, हम जस्ट स्टैंड से इसको अप्लाई करेंगे इस पूरी स्टेट मैनेजमेंट को, और आपको डेटा फैचिंग का ही बताऊंगा कि किस तरीके से आपको असिंक्रोनस काम करना है अपनी जस्ट स्टैंड में। कोई भी असिंक्रोनस काम करना हो वो आप कर सकते हो। हाँ जी, कोई भी। तो यहाँ पर हम जस्ट स्टैंड में चलते हैं। ये आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जस्ट स्टैंड जैसे आप गूगल पे लिखोगे तो यहाँ पर आपको एक वेबसाइट मिलेगी, ये वाली। ये पांडा यहाँ पर बैठा है एक पियानो लेके और वो पियानो बजा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोड दिख जाएगा। ये कोड है, सिर्फ इतना कोड लिखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ इतना कोड लिखना है और आपका काम होगा। ठीक है, और ये तो एक कंपोनेंट है। और ये है जैसे हम रिडक्स में पूरा का पूरा स्टोर बनाते थे और कितनी सारी चीजें सेटअप करते थे ना। स्टोर बनाना है एक जगह और फिर उसको वहां पे रिड्यूसर्स डालने हैं अलग से, फिर हमको क्या करना है, एक स्लाइसिस बनानी है, उसके अंदर फंक्शन बनाने हैं, फिर उनको एक्सपोर्ट करना है, और फिर हम जाके कहीं प्रोवाइडर का यूज करके और यूज सेलेक्टर, यूज डिस्पैच का यूज करके उनको यूज कर पाते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ है ही नहीं। यहाँ पर सिंपल देखो, ये है बस, ये इतना किया आपने और आपका स्टोर तैयार। अब आप यूज करने के लिए तैयार हो। हाँ जी, बिल्कुल आपका स्टोर तैयार है, कोई जरूरत ही नहीं है आपको कुछ करने की। ये देखो यहाँ पर ये जो कोड लिखा है, यहाँ पर ऊपर ये रन भी हो रहा है। जैसे मैं वन अप पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये इंक्रीज हो रही है। चलो अब हम इसी को अप्लाई करते हैं एक बार अपने वाइट ऐप में। ठीक है, उससे पहले एक बार देखते हैं कि जस्ट स्टैंड कैसे काम करती है और क्या स्टेट मैनेजमेंट है। अब स्टेट मैनेजमेंट है क्या चीज ये भी एक बार जान लेते हैं। अगर आपने रिडक्स नहीं करी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जस्ट स्टैंड आपको फिर भी समझ आएगी। हाँ जी, बिल्कुल समझ आएगी। तो यहाँ पर बात करते हैं अब हम स्टेट मैनेजमेंट की, है ना। स्टेट क्या चीज है? स्टेट मतलब कि एक वो चीज जो चेंज होती रहे। ठीक है, स्टेट मतलब कि जो चीज चेंज होती रही है। मान लो आपका फोन है, उसके अंदर बैटरी दिखती है ना आपको। यहाँ पर जैसे आपका फोन है ये, और इसमें आपको यहाँ पर बैटरी दिखती है ना। क्या दिखेगी? बैटरी कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको बैटरी, और यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? परसेंटेज लिखी दिखेगी, जैसे कि 50% है, 60% है, ये है ना। और जैसे जैसे बैटरी घटती है, अगर यहाँ पर ये परसेंटेज ना दिखे और बैटरी का आइकन ना हो तो आप क्या सोचोगे? आपको क्या पता चलेगा कि बैटरी कितनी है? नहीं पता चलेगा ना, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। तो जैसे जैसे घटती है
तो उस वक्त ये जो हमको वैल्यू है, ये वैल्यूज परसेंटेज वाली वैल्यूज है ना जो यहाँ पर लिखी होती हैं, वो अपडेट करनी पड़ती है। तो इस तरीके से इसको आप स्टेट मान सकते हो कि जो वैल्यू है ना स्टेट है, और स्टेट चेंज होती है ना जैसी, तो वहां पर जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। जैसे अगर 50% है और 1% घट गई अगर, तो 49% यहाँ पर आपको लिखा दिखेगा, है ना। तो अगर स्टेट मैनेजमेंट नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही है स्टेट मैनेजमेंट, मेनली फोकस है आपका कि जब भी स्टेट कुछ वैल्यू अपडेट होगी तो वो हमको अपडेटेड दिखाई देनी चाहिए, समझे, वो हमको अपडेटेड दिखाई देनी चाहिए। तो वही है स्टेट, जो कि चेंज होती है टाइम टू टाइम, और स्टेट के चेंज होने पे हमारा जो कंपोनेंट है वो भी रीरेंडर होता है। तो सिंपल सी बात है, वही है स्टेट। यूज स्टेट तो आपने रिएक्ट में करा ही होगा, इतना तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने यूज स्टेट तो कर ही रखा है। तो वही हम काम इसमें करने वाले हैं। जैसे ये आपकी ऐप है, ये एक कंपोनेंट है और उसके अंदर ये बहुत सारे कंपोनेंट्स है। मान लो जितने भी कंपोनेंट्स हो, जितनी भी अंदर ये आप कंपोनेंट बनाते चले जाओ रिएक्ट ऐप में, कितने भी अंदर बनाते चले जाओ, आपको क्या करना है, आप क्या करते थे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में आप एक पूरी की पूरी एप्लीकेशन को रैप करते थे ना, किसमें, एक स्टोर बनाते थे इधर, और वहां पर आप पूरी की पूरी एप्लीकेशन को रैप करते थे, और उस स्टोर के अंदर सारा कंटेंट होता था, है कि नहीं। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई का फायदा ये था कि आप कितने भी स्टोर बना सकते हो, और उतनी ही आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई प्रोवाइडर चाहिए, और सारे के सारे आपको रैप करने पड़ेंगे ऐप के बाहर। मतलब कि पूरी की पूरी ऐप को सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर जितने भी आप यूज कर रहे हो उसमें रैप करना पड़ेगा अपनी पूरी ऐप को। अगर आप 10 यूज कर रहे हो, 10 के 10 आपकी ऐप के बाहर होनी चाहिए। मतलब कि आपकी ऐप है, ये आपकी ऐप है, तो 10 के 10 कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर इस ऐप को अपने अंदर रैप कर लेंगे, मतलब कि अपने अंदर रख लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता था, तो उसके लिए रिडक्स थी, ठीक है। रिडक्स ने क्या सोल्व किया हमारे लिए, रिडक्स ने हमारे लिए सोल्व किया कि भाई एक ही प्रोवाइडर को रैप करना और स्टोर एक ही होगा। स्लाइसेस आप कितनी ही बना लो, यहाँ पे आप स्लाइसेस बना लो, स्लाइस है ना, स्लाइस 1, स्लाइस 2, स्लाइस 3, जितनी मर्जी आप स्लाइसेस बना लो, स्टोर एक ही होगा। आप इस स्टोर को एक्सेस करोगे, स्टोर स्लाइसेस को एक्सेस करेगा डायरेक्ट, और आपकी स्टेट को अपडेट करेगा, चेंज करेगा, और आपको स्टेट ला के देगा। और अब मैं बात करने वाला हूँ जस्ट एंड के बारे में। अभी तक मैंने की नहीं कि ये कैसे काम करता है, पर अब देखो थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जस्ट एंड थोड़ा सा हाई फाई है और अच्छा है, इजी टू यूज है, बहुत इजी टू यूज है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इरेजर टूल लेना है और इस रैपिंग सिस्टम को हटा देना है यहाँ से, क्योंकि जो रैपिंग का सिस्टम है ना, जस्ट एंड इसको बाय बाय कर रहा है। क्या करता है, बाय बाय कर देता है कि भाई मेरे को तो ऐप को रैप करवाना ही नहीं, मेरे को तो कहीं पे बनाओ और कहीं पे यूज करो, है ना। कितना आसान। देखो नहीं समझ आया होगा, अभी बताता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पर इसको भी मिटा देते हैं फटाफट से एक बार। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, स्टोर बनाना है, और आप यहाँ पर कितने भी मर्जी स्टोर बना सकते हो, उसके अंदर आपका स्टेट का लॉजिक होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपने एक और स्टोर बना लिया, उसके अंदर आपका स्टेट का लॉजिक होगा। मान लो यहाँ पे आपने बनाया कि यूजर का स्टोर है, ये इसमें सारी यूजर की डिटेल सेव होंगी, और यहाँ पे मान लो एक चैट का स्टोर बना जिसमें सारी चैट की डिटेल सेव होंगी, और यहाँ पर आपने बनाया है एक कोई भी अदर स्टोर, ठीक है, अदर स्टोर जिसमें आप अपनी अदर डिटेल शो करोगे वेब एप्लीकेशन की, ठीक है। तो ये सारे स्टोर बना लिए, तो इन सभी स्टोर को आप यूज कर सकते हो अपने किसी भी कंपोनेंट में। और आपको अपनी ऐप को रैप भी नहीं करना किसी प्रोवाइडर वगैरह के अंदर, कुछ भी नहीं करना। सिंपल आप अपने स्टोर बनाओ और डायरेक्ट किसी भी कंपोनेंट में यूज कर लो, डायरेक्ट। हाँ जी बिल्कुल डायरेक्ट, ना तो यूज डिस्पैच लगाना है, ना ही कुछ यूज सेलेक्टर लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना, बिल्कुल कुछ भी नहीं। डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो जिस नाम की आप यहाँ पे स्टेट बनाओगे ना, जिस नाम से आप स्टोर बनाओगे, डायरेक्ट उसी नाम से आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। हाँ जी यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये जो स्टोर है ना, ये आपस में भी इंटरेक्ट हो सकते हैं, ये आपस में भी इंटरेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, समझे, बिल्कुल हो सकते हैं आपस में इंटरेक्ट एक दूसरे के साथ। जितने मर्जी स्टोर बनाओ आप उनको आपस में भी इंटरेक्ट कर सकते हो। और साथ में ये जो स्टोर है ये इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब कि अलग अलग होंगे बिल्कुल ही, ठीक है। फाइल भी अलग होगी, चाहो तो फोल्डर भी अलग बना लो, पर ये आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर आप किसी भी कंपोनेंट में इसको यूज कर सकते हो, डायरेक्ट आप स्टोर को एक्सेस करो और उसको यूज कर लो, डायरेक्ट आप कर सकते हो ये काम, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं एक बार, जस्ट एंड जो लाइब्रेरी है इसको इंप्लीमेंट करेंगे, इसको कैसे यूज करना है सभी कुछ हम देखेंगे यहाँ पर। तो हमने क्या किया, इन्फॉर्मेशन तो जान ली, अब बारी है स्टोर क्रिएटिंग की। अब हम एक स्टोर क्रिएट करने वाले हैं ना, अब चलो आपको कोड पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे हम स्टोर क्रिएट करेंगे। लेकिन स्टोर क्रिएशन से पहले यहाँ पर हम जस्ट एंड को इंस्टॉल करेंगे, तो आपको लिखना है npm i और जस्ट एंड, सिंपल एंटर, और आपका जो जस्ट एंड है वो इंस्टॉल होना
स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही इंस्टॉल होगा आप इसको यूज कर सकते हो। देखो इतने ये इंस्टॉल होता है, इतने हम फोल्डर्स बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं एक फोल्डर बनाऊंगा स्टोर के नाम से, ठीक है। फोल्डर स्ट्रक्चर आपकी मर्जी है जो आप रखना चाहो, वैसे तो स्टोर के नाम से रखना चाहिए ताकि पता चले दूसरे प्रोग्रामर को देखने पे भी कि हाँ भाई जो स्टोर की इन्फॉर्मेशन है, जो स्टेट का लॉजिक है वो स्टोर के अंदर होगा। तो आपको एक स्टोर नाम का फोल्डर बनाना है। तो जैसे आपका फोल्डर बनता है, देखो थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, अब ये फोल्डर बन चुका है यहाँ पर। और इस फोल्डर में आप अपनी एक फाइल बना लो। जैसे मान लो अभी क्या है, ये अभी जो ये फंक्शन है यहाँ पर, ये जो app.jsx में ये काउंट को प्लस कर रहा है। तो मान लो मेरे को काउंट स्टोर बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ काउंट स्टोर .js बस सिंपल इतनी फाइल बनानी है आपको और कुछ नहीं करना। यहाँ पे आप क्या करोगे, npm run dev कर दोगे ताकि जो हमारा प्रोग्राम है वो चल सके। और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेंगे एक बार आके, ठीक है। और यहाँ पर आप अगर चाहो तो जस्ट एंड की डॉक्यूमेंटेशन पर भी जा सकते हो। यहाँ पर आप लिखो जस्ट एंड और डॉक्यूमेंटेशन डॉक्स लिख दो और एंटर कर दो, तो यहाँ पर आपके जस्ट एंड की डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। ओके, इसको ओपन करो और यहाँ पर आप नॉर्मली जो फंक्शंस होते हैं, कैसे इसको यूज करना है, कैसे दूसरी चीजों को यूज करना है, सभी को आप यूज कर सकते हो। और जस्ट एंड को आप नेक्स्ट चीज में भी बहुत इजीली यूज कर सकते हो। हाँ जी, बहुत इजीली, क्योंकि रैपिंग का सिस्टम जस्ट एंड थोड़ा सा अवॉइड करती है, ज्यादातर अवॉइड करती है, क्योंकि उसमें राउटिंग थोड़ी सी अलग तरीके से होती है। चलो कोई नहीं, उसके बारे में फिर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी नेट की प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी शायद, तो इसको खुलने देते हैं। इतने हम अपना ये जो सिस्टम है इसको सेटअप करते हैं, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। देखो सबसे पहले आपको स्टोर बनाना है। तो अगर आपने रिडक्स करी है तो उसमें भी एक फंक्शन होता था कॉन्फ़िगर स्टोर के नाम से, है ना, या फिर क्रिएट स्लाइस के नाम से, जब आप स्लाइस बनाते थे। तो इसमें भी एक ऐसे फंक्शन है, आपको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट क्रिएट। सिंपल एक क्रिएट नाम का फंक्शन आपको इंपोर्ट करना है जस्ट एंड से। क्या, जस्ट एंड से इंपोर्ट करना है क्रिएट नाम का फंक्शन। ओके, उसके बाद आपको अपने स्टोर का नाम रखना है। जैसे कि मैं रखता हूँ एक्सपोर्ट, डायरेक्ट इसको एक्सपोर्ट कर दो आप यहाँ पर, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और जो भी स्टोर का नाम रखना हो वो आप यहाँ पे रख लो। जैसे कि यूज काउंट, मान लो मैंने रख दिया यूज काउंट। ओके, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है, नहीं ब्रैकेट नहीं लगाना है, इक्वल टू लिखना है, और यहाँ पे आपको क्रिएट फंक्शन को रन करवाना है, ठीक है। अब इस क्रिएट फंक्शन के अंदर क्या, इस क्रिएट फंक्शन के अंदर आप स्टेट को सेटअप कर सकते हो। कैसे देखो, और इसके अंदर आपको एक देना है कॉल बैक फंक्शन। हाँ जी, कॉल बैक फंक्शन देना है, और इसके अंदर होगी आपकी सारी स्टेट की डिटेल्स। हाँ जी, सारी की सारी स्टेट की डिटेल्स आपकी इसके अंदर होंगी। और यहाँ पर आपको ना एक पैरामीटर प्रोवाइड करना पड़ेगा, मतलब कि आपको एक पैरामीटर लेना पड़ेगा सेट नाम से, ठीक है। वो आपकी मर्जी, यहाँ पर सेट नाम से लो, सेट स्टेट नाम से लो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन ये जो सेट है ना, ये एक फंक्शन भेज रहा है, ये एक फंक्शन भेज रहा है। कौन भेज रहा है, ये जो क्रिएट फंक्शन है ना, ये जब हम इस फंक्शन को कॉल बैक फंक्शन में देते हैं तो यहाँ पर ये क्रिएट फंक्शन ऑटोमेटिकली एक फंक्शन भेजता है। ये जो फंक्शन है ये आपकी स्टेट को सेट करेगा। ये जो सेट फंक्शन है ना, ये आपकी स्टेट को चेंज करने में, अपडेट करने में, सेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो बताता हूँ मैं आपको किस तरीके से आपको यूज करना है। तो यहाँ पे आपने कॉल बैक फंक्शन दिया है, और उस कॉल बैक फंक्शन में यहाँ पर आपने एक सेट नाम का फंक्शन ले लिया है, जो कि ऑटोमेटिक मिलेगा आपको, ऑटोमेटिक आ जाएगा इसके अंदर, ये क्रिएट फंक्शन ऑटोमेटिक दे देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी स्टेट की चीजें डिस्क्राइब करनी है। कैसे, जैसे भी काउंट, एक काउंट नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में क्या दे दी, स्टार्टिंग में मैंने इसकी वैल्यू 0 दे दी। क्या दे दी, 0। ओहो, ये एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए यहाँ पर, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि ये डायरेक्ट रिटर्न करे इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये जो कॉल बैक फंक्शन देना है ना हमको, इस कॉल बैक फंक्शन से हमको डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है ये। तो उसके लिए हमको ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक हमने काउंट दिया, ठीक है, काउंट की वैल्यू क्या दी, 0 दे दी। और एक हम यहाँ पे दे देते हैं इंक्रीज काउंट, ठीक है। और ये हम एक फंक्शन बना देंगे। तो जैसे ही जो भी हम एक फंक्शन बनाएंगे ना, वो स्टेट की वैल्यूज में काउंट ही नहीं होगा, वो स्टेट की वैल्यूज में काउंट होगा ही नहीं। देखो मैं दिखाता हूँ आपको भी, यहाँ पर हमने इंक्रीज काउंट काम किया, यहाँ पे लिखा, और इसके अंदर हम यहाँ पे चाहे तो पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकते हैं, या आपकी चॉइस है, करना चाहो तो ठीक है, वो नहीं करना चाहते तो भी आपकी चॉइस है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेट फंक्शन को कॉल करेंगे, और सेट फंक्शन में हम यहाँ पे स्टेट को चेंज कर सकते हैं। कैसे, कि डायरेक्ट आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भेजो और काउंट की वैल्यू को क्या कर दो, 1 कर दो, काउंट की वैल्यू को 1 कर दो, ठीक है। पर जब मैं इंक्रीजमेंट ये फंक्शन को कॉल करवाऊंगा तो काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, हर बार 1 ही रहेगी फिर वो, क्योंकि जब भी मैं इसको कॉल करवाऊंगा वो फिर से 1 कर देगा, फिर मैं कॉल करवाऊंगा तो फिर से 1 कर देगा। तो मेरे को पुरानी स्टेट की वैल्यू भी चाहिए, तो वो कैसे ली जाए, वो कैसे ली जाए,
वो आप डायरेक्ट इसको ऐसे काउंट लिख के नहीं ले सकते। हाँ जी, डायरेक्ट आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। तो पुरानी स्टेट की वैल्यू मतलब कि जो स्टेट चल रही है उसकी करंट वैल्यू बोल रहे हो आप, या फिर कह लो कि भी लास्ट स्टेट वैल्यू क्या थी वो आपको गेट करनी है। तो यहां पर भी आपको एक कॉल बैक फंक्शन देना पड़ेगा। हाँ जी, एक कॉल बैक फंक्शन देना पड़ेगा। उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक स्टेट मिल जाएगी आपको। ये वेरिएबल का जो नाम है ये आप किसी भी नाम से रख सकते हो, किसी भी नाम से, ठीक है। और यहाँ पर आप कॉल बैक फंक्शन इस तरीके से दोगे तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट ब्रैकेट लगा देते हो तो डायरेक्ट रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भेज दो आप, डॉट 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 और स्टेट, जितनी भी स्टेट में चीजें होंगी वे सारी यहाँ पर आ जाएंगी। और बाकी आप यहाँ पे कोमा लगाओ और काउंट में आप लिख दो स्टेट डॉट काउंट +1। अब देखो इसका मतलब बताता हूँ मैं आपको। हमने इंक्रीमेंट काउंट फंक्शन रन करा तो ये सेट फंक्शन को रन करेगा। सेट फंक्शन क्या है? सेट फंक्शन स्टेट को अपडेट करेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अब आपको इसमें स्टेट की वैल्यू भेजनी है, आपको इसमें पूरी की पूरी स्टेट रिटर्न करानी पड़ेगी। जैसे आप रिड्यूसर में करते थे ना, अगर आपने यूज रिड्यूसर सीखा है, हुक की कैसे काम करता है, तो उसमें आप क्या करते थे, पूरी की पूरी स्टेट को रिटर्न करवा देते। तो इसमें भी आपको पूरी नई स्टेट को रिटर्न करवाना है, ठीक है। कैसे? देखो स्टेट, इसके अंदर और भी काफी सारे वेरिएबल्स आप रख सकते हो, जैसे काउंट है, और भी कुछ भी जो मर्जी चाहे आप वो वेरिएबल इसके अंदर रख लो और उनकी वैल्यूज को डायरेक्ट यूज कर सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल यूज कर सकते हो। और यहाँ पर जो स्टेट है उसमें करंट वैल्यू आ जाएगी ऑटोमेटिकली। जो स्टेट की करंट वैल्यू होगी ना, चाहे वो कुछ भी हो, वो इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, डॉट 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 काउंट, जो भी स्टेट के ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी की एंड वैल्यू पेयर्स थे वे सारे मैंने यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर दिए सारे। ये तो आपको पता ही होगा, ये तो बेसिक जावास्क्रिप्ट है। उसके बाद जो काउंट है सिर्फ उसको मैंने चेंज कर दिया। ये चीज मैंने इसलिए करी है ताकि अगर आपके और भी एक आधे वेरिएबल हो स्टेट के अंदर, और भी डेटा हो, तो वो एज इट इज रहे। हाँ जी, वो एज इट इज रहे, वरना आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो। बट इसमें क्या होगा, इसमें आपके जो बाकी का डेटा है वो हट जाएगा। हाँ जी, बाकी का डेटा वो हट जाएगा। तो अभी के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही डेटा, तो आप इस तरीके से काम चला सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल चला सकते हो। काउंट हमने स्टेट क्या किया, स्टेट डॉट काउंट +1। ये स्टेट कहां से आ रहा है? स्टेट यहां से आ रहा है। और स्टेट डॉट काउंट मतलब कि करंट काउंट की वैल्यू क्या है, उसमें +1 हो जाएगा। और हमने एक बार ये फंक्शन रन करा तो काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। दोबारा ये रन करेंगे तो काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब बारी आती है इसको यूज कैसे करें। ये बन गया हमारा स्टोर। ना ही इसको हमने रिड्यूसर बनाने हैं, ना ही स्लाइसेस बनानी है, ना ही कुछ और करना है। ये सिंपल एक हमारा स्टोर बन के रेडी हो गया है, बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। अब आप कहोगे यूज कैसे करना है? आप अपनी डायरेक्ट कंपोनेंट में जाओ जिसमें आपको यूज करना है। जैसे ऐप कंपोनेंट है, इसके अंदर से यूज स्टेट हटा दो, कुछ नहीं करना, यूज स्टेट डायरेक्ट हटा दो, ठीक है। उसके बाद बस आप इसका ध्यान रखो, ये यूज काउंट नाम का है ना, इस नाम का आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। और ये एक्सपोर्ट होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना, ये एक्सपोर्ट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखो कॉन्स्ट एक ओबीजे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ओबीजे में क्या आएगा। एक ओबीजे और उसके बाद यूज काउंट, इसको इंपोर्ट कर लो अपने स्टोर काउंट स्टोर से, और ये यूज काउंट और इसको यहाँ पे रन कर दो। इसको डायरेक्ट यहाँ पे रन कर दो बस, ठीक है। काम करते हैं, यहाँ पर एरर आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एरर को आने देते हैं। हम कंसोल लॉग करते हैं, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और ओबीजे। अभी ओबीजे को देखते हैं, ये ओबीजे जो ऑब्जेक्ट है ये है क्या, ठीक है। यूज काउंट जो हमने स्टोर बनाया ये रिटर्न क्या करता है जब आप इसको कंपोनेंट में कॉल करते हो। तो सेव करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट पे चलते हैं, इंस्पेक्ट में जाएंगे, कंसोल में जाएंगे, तो यहाँ पर देखो इसने क्या रिटर्न करा है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करा है। उस ऑब्जेक्ट में क्या है, एक तो काउंट है जिसकी वैल्यू क्या है 0, और एक फंक्शन है INC काउंट, ठीक है, INC काउंट के नाम से, ठीक है। दो चीजें यहाँ पर आई हैं, तो दोनों चीजें हम डायरेक्ट डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट डिस्ट्रक्चर भी आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं लगाऊं इस तरीके से और काउंट यूज कर लूं, और यहाँ पे INC, सॉरी इस तरीके से नहीं था, INC काउंट इस तरीके से था। तो ये मैं दोनों के दोनों यूज कर सकता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल यूज कर सकता हूँ डायरेक्ट डिस्ट्रक्चर करके, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको हटा दूंगा, और भी तरीके दिखाऊंगा मैं आपको। ये जो है यूज काउंट, ये एक तरीके से आप यूज सेलेक्टर मान सकते हो, ठीक है। तो ये सेलेक्टर का भी काम करता है और ये डिस्पैच का भी काम करता है। डायरेक्ट फंक्शन भी मिल गया हमको। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, जो सेट काउंट है ना, यहाँ पर मैं INC काउंट रख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे INC काउंट, और यहाँ पे हम कुछ भी नहीं भेजेंगे, कुछ भी नहीं भेजेंगे। और काउंट तो यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो ये जो काउंट आया ये यहाँ पर लिखा है। सेव करते हैं इसको और चलते हैं अपने स्टोर पे। देखो काउंट इज 0, क्लिक करता हूँ तो काउंट 1, क्लिक करता हूँ तो काउंट 2। देखो कुछ भी नहीं करा, हमने सिंपल एक स्टोर बनाया है और डायरेक्ट उसको यूज कर लिया है, डायरेक्ट यूज करा उसको। इस बटन पे मैंने ऑन क्लिक फंक्शन पे इंक्रीमेंट काउंट को रन करवा दिया, और ये इंक्रीमेंट काउंट कहाँ है, यहाँ है। देखा कितना
आसान है सेटअप करना जस्ट एंड को और यूज करना। इसके अंदर आप असिंक्रोनस टास्क भी कर सकते हो। देखो अगर मैं इसके अंदर वैल्यू एक्सेप्ट करना चाहूँ, मान लो काउंट एक मतलब कि एक नंबर एक्सेप्ट करता हूं मैं इसके अंदर, और यहाँ पे जो भी स्टेट की वैल्यू होगी उसमें नंबर को प्लस कर देंगे। जो भी नंबर यहाँ से आएगा उसको इसके अंदर प्लस कर देंगे, ठीक है। तो मैं अब यहाँ से नंबर भेज सकता हूँ। जो मैं यहाँ पर भेजूंगा ना, जैसे मान लो मैंने 7 भेज दिया तो ये 7 जाएगा इस नंबर के अंदर, और यहाँ पे जो भी करंट स्टेट की वैल्यू होगी उसमें 7 प्लस हो जाएगा। सेव करते हैं, इधर चलते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और काउंट पे क्लिक करूँ तो 7 और सीधा 7 की टेबल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी आपकी, क्योंकि हर बार 7 प्लस होगा। यहाँ पर हर बार 7 प्लस होगा। रिफ्रेश करेंगे तो देखो स्टेट वापिस से क्या हो गई, 0 हो गई। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी स्टेट बिल्कुल 0 हो जाती है रिफ्रेश करने पर, तो आप यहाँ पर दो चीजों का यूज कर सकते हो भाई। अगर आप डेवलपमेंट में हो तो आप नहीं चाहोगे कि मैं बार बार रिफ्रेश करूँ तो मेरी स्टेट बार बार रिफ्रेश मतलब कि बिल्कुल एम्प्टी हो जाए, स्टार्टिंग से स्टार्ट हो, ठीक है। तो वहां पर आप डेवलपमेंट टूल का भी यूज कर सकते हो, डेव टूल, जो कि जस्ट एंड प्रोवाइड करता है, ठीक है। और अगर आप डेव टूल में नहीं जाना चाहते, आप चाहते हो फिर भी कि भी अपना जो डेटा है ना वो एज इट इज रहना चाहिए रिफ्रेश करने पर भी, तो रहेगा। हाँ जी बिल्कुल रहेगा, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे रहेगा, पर उससे पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि असिंक्रोनस टास्क इसके अंदर आप किस तरीके से करोगे। अब मान के चलो आपने यहाँ एक प्रोमिस बनाई, ठीक है। एक न्यू प्रोमिस बनाता हूं मैं, न्यू सॉरी यहाँ पर कॉन्स्ट रखते हैं, कॉन्स्ट प्रोमिस इक्वल टू, ठीक है, कॉन्स्ट प्रोमिस इक्वल टू न्यू प्रोमिस। एक प्रोमिस बनाते हैं। देखो प्रोमिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रोमिस क्या है, प्रोमिस एक टाइम टेकिंग वाला सिस्टम है, मतलब कि हमको असिंक्रोनस टास्क कराना, मतलब कि कुछ पूरा होने के बाद हमको आगे का काम करवाना है तो हम प्रोमिस का यूज कर सकते हैं। इसमें दो चीजें होती है, रिजोल्व और रिजेक्ट और पेंडिंग, तीन चीजें होती है वैसे तो, पर मेनली दो चीजें, रिजोल्व और रिजेक्ट, की आपकी प्रोमिस रिजोल्व हो गई या रिजेक्ट हो गई, फुलफिल्ड हो गई या रिजेक्ट हो गई, तो ये दो चीजें हैं आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक फंक्शन देना पड़ेगा, इसके अंदर होगा रिजोल्व और रिजेक्ट, ठीक है। इनका नाम आप कुछ भी रखो, बस देते हैं इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपना फंक्शन देना है, और इस फंक्शन के अंदर मान लो मेरे को देना है कि सेट टाइम आउट, ठीक है। अभी टाइम आउट के बाद कुछ टाइम है, उसके बाद आप इस फंक्शन को रन कर देना। तो यहाँ पर मैं रिजोल्व फंक्शन को रन करवाऊंगा। जब भी आपको इस प्रोमिस को खत्म करना है तो आप रिजोल्व या रिजेक्ट यूज कर सकते हो। रिजोल्व का मतलब कि वो सक्सेसफुल हो गई है, डेटा आपको मिल जाएगा कि भी कंप्लीट हो गई। रिजेक्ट मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर एरर आ गया तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिजोल्व करवाऊंगा और टाइम दे दूंगा 2 सेकंड का, ठीक है। 2 सेकंड का मतलब कि 2000 मिली सेकंड। तो ये एक प्रोमिस बन गई है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अवेट लिख दूंगा, अवेट, और डायरेक्ट लिखूंगा प्रोमिस। अब ये अवेट ऐसे काम नहीं करेगा, अवेट के लिए हमको ये असिंक बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, ये फंक्शन असिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे प्रोमिस का अवेट करेंगे, कब प्रोमिस होगी, उसके बाद सेट डेटा होगा, उसके बाद स्टेट अपडेट होगी। हाँ जी, सेव करते हैं इसको और यहाँ पे चलते हैं। अब मैं क्लिक करता हूँ तो 2 सेकंड का वेट होगा और उसके बाद यहाँ पे डेटा अपडेट होगा। देखो यहाँ पे डेटा अपडेट हो रहा है। दोबारा क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, दोबारा से काम होने के बाद आपका अपडेट होगा। तो अब आप ये सोच रहे हो कि मैं क्लिक कब कर रहा हूँ, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर कंसोल लॉग भी करवा सकते हैं हम। यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर आप कंसोल लॉग करवा दो क्लिक्ड, कि भाई ये प्रोमिस स्टार्ट होने से पहले एक बार क्लिक रन हो जाए, है ना। तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं, क्लिक पे देखो क्लिक हो चुका है। अब यहाँ पे 2 सेकंड बाद रन हो रहा है। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो देखो दोबारा से क्लिक हो चुका है। यहाँ पर देखो 2 लिखा हुआ आ चुका है यहाँ पे, और देखो 14 हो गया। 2 सेकंड बाद अपडेट हो रही है। तो इस तरीके से आप डेटा फैच कर सकते हो इजीली, और उसको डायरेक्ट सेट कर सकते हो। डेटा को इसी के अंदर डायरेक्ट डेटा फैच करो और डेटा को क्या कर लो, डेटा को सेट कर लो। हाँ जी बिल्कुल, डेटा को सेट कर लो। तो ये चीज आपने देख ली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको डेटा परसिस्ट कैसे करना है। एक काम करते हैं, इस अवेट वगैरह को हटा देते हैं यहाँ से। अभी हमको ये असिंक नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप चाहो तो बना सकते हो असिंक, आपकी मर्जी, जितने मर्जी आप यहाँ पे फंक्शन बनाओ। आपको अगर एक और फंक्शन बनाना है डिक्रीमेंट का, तो आप यहाँ पर एक और बना लो। यहाँ पे लिख दो DEC, जितना डिक्रीमेंट आपको होगा यहाँ पर कर देंगे। यहाँ पे माइनस का साइन लगा दो बस, ठीक है। ये फंक्शन भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। कॉपी करो नाम को और यहाँ पे डायरेक्ट उठा लो इसको, ठीक है। इस तरीके से उठा लो, ऐसे भी आप उठा सकते हो। और यहाँ पर आप सेलेक्टर भी दे सकते हो कि भाई जो स्टेट है उसके अंदर से मेरे को क्या करना है, उसके अंदर से स्टेट डॉट काउंट को उठाना है, या फिर कुछ भी अगर आपको उठाना है, या फिर पूरी की पूरी स्टेट को आपको रिटर्न करवाना है, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। ऐसे भी काम होगा आपका। लेकिन अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखोगे काउंट, तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते ना, क्योंकि काउंट क्या, काउंट एक वैल्यू है। डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा काउंट, इस तरीके से, तो काउंट इसके अंदर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट और एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हम लेंगे INC काउंट और DEC काउंट, ये तो हमने कॉपी कर रखा है। और इक्वल टू लिखेंगे यूज काउंट और इसके अंदर स्टेट को हम
इस तरीके से ले लेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा काम करेगा और वो भी हमारा काम करेगा। हाँ जी, दोनों मैंने मेथड आपको बता दिए हैं। और यहाँ पर इंक्रीमेंट काउंट हो रहा था ना, तो एक बटन और बनाएंगे। यहाँ पर बटन को कॉपी करते हैं और 3 बटन बना लिए मैंने। और यहाँ पर तो कोई बटन कुछ भी नहीं लगाना, मेरे को काउंट इज रखना है। और यहाँ पर मेरे को प्लस का साइन लगाना है और यहाँ पर मेरे को लगाना माइनस का साइन। ओके, और यहाँ पर DEC रन करवा देंगे हम। DEC सेव करते हैं तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस, माइनस करूंगा तो माइनस होगा, प्लस करूंगा तो प्लस होगा। सारी स्टेट हमारी अपडेट होंगी। हाँ जी, सारी स्टेट अपडेट होंगी। मान लो एक काउंट स्टोर के अंदर, इस काउंट स्टोर के अंदर मैं पांडा भी रख देता हूँ, एक पांडा। ठीक है, पांडा की वैल्यू 0 कर देता हूँ, 0। जितनी चाहो उतनी वैल्यू रख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर से ये हटाते हैं। और जो DEC काउंट है, चाहे तो आप इसी के अंदर पांडा की वैल्यू चेंज कर लो या फिर एक अलग से फंक्शन बना लो। यहाँ पे INC पांडा कर दो, है ना, इंक्रीज पांडा या और डिक्रीज पांडा। यहाँ पर पांडा लिख देंगे, पांडा। ओके, और यहाँ पर सेट स्टेट में हम क्या करेंगे, पांडा को चेंज करेंगे, पांडा माइनस नम। और यहाँ पर पांडा माइनस प्लस नम, है ना, यहाँ पे प्लस करेंगे और यहाँ पे माइनस, सॉरी प्लस। ओके, ये हम यहाँ पे करेंगे। और पांडा को डायरेक्ट यूज कर लेंगे हम। कैसे भाई, स्टेट डॉट काउंट है, यहाँ पर पांडा को यहीं पे ले लेते हैं, पांडा। और पांडा के साथ हम साथ में लेंगे यहाँ पर INC पांडा और DEC पांडा। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी ये जो पूरा कार्ड है इसकी कॉपी करेंगे यहाँ से और एक और इसको पेस्ट कर देंगे। तो देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये 2 कार्ड हो गए। यहाँ पर हमारा पांडा हो जाएगा, यहाँ पर पांडा हो जाएगा। और इसमें हम INC पांडा करेंगे और इसमें हम करेंगे DEC पांडा, है ना, काउंट नहीं पांडा। सेव। तो अब मैं अगर काउंट को माइनस करूंगा तो काउंट, सॉरी यहाँ पर पांडा भी माइनस हो रहा है। एक सेकंड, देखते हैं क्या दिक्कत है। यहाँ पर INC काउंट, यहाँ पर DEC काउंट। काउंट स्टोर में चलते हैं, स्टेट डॉट पांडा यहाँ पर यूज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने काउंट लिख रखा है, यहाँ पर मेरे को पांडा लिखना पड़ेगा ना, तभी तो। और अब अगर मैं इसमें माइनस करूँ तो पांडा माइनस प्लस हो रहा है, ओ सॉरी काउंट माइनस प्लस हो रहा है। और पांडा पे मैं करूंगा तो सिर्फ पांडा होगा। यहाँ पे क्लिक काम नहीं कर रहे, एक सेकंड देखते हैं अभी क्यों नहीं काम कर रहे। ऑन क्लिक पे मैंने किया भाई, इंक्रीज पांडा, INC पांडा DEC पांडा, है ना, तो ये INC पांडा DEC पांडा यहाँ से आ रहे हैं। और यहाँ पे देखते हैं INC पांडा और DEC पांडा। एक सेकंड, यहाँ पे देखो मैंने काउंट इक्वल टू कर दिया ना, काउंट नहीं, मेरे को यहाँ पे पांडा लिखना पड़ेगा। थोड़ी सी मिस्टेक होगी क्योंकि मैंने डायरेक्ट कॉपी किया था ना ये, क्योंकि हमको पांडा की स्टेट को चेंज करना है। देखो अब मैं यहाँ पे काउंट की स्टेट चेंज करता हूँ और अगर मान लो पांडा की करता हूँ तो पांडा में क्या हो रहा है, पांडा में भी प्लस माइनस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से जितनी मर्जी आप स्टेट बना सकते हो यहाँ पर, और जितने मर्जी इनके फंक्शंस बना सकते हो चेंज करने के लिए। ठीक है, और अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से आप परसिस्ट करोगे डेटा को। ठीक है, यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट परसिस्ट। और यहाँ पे डेव टूल को भी मैं इंपोर्ट करूंगा यहाँ से, जस्ट एंड मिडलवेयर से। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या करो, ये जो क्रिएट के अंदर सेट फंक्शन है ना, पूरा का पूरा यहाँ से कट कर लो। ठीक है, चाहो तो आप इसको एक अलग से बना दो, काउंट, एक कॉन्स्ट काउंट स्टेट के नाम से, और इसके अंदर ये पेस्ट कर दो डायरेक्ट, खत्म। एक फंक्शन बन गया यहाँ पर जो कि एक सेट लेता है और क्रिएट अपने आप ही सेट भेज देगा, है ना। तो इसके अंदर हम यहाँ पे भेजेंगे परसिस्ट। ठीक है, परसिस्ट। और इस परसिस्ट के अंदर, ठीक है, एक काम करते हैं, पहले परसिस्ट नहीं भेजते, पहले हम इसके अंदर भेजेंगे डेव टूल। और डेव टूल के बाद मैं परसिस्ट भेजूंगा और उसके परसिस्ट के अंदर मैं यहाँ पर भेजूंगा काउंट स्टेट। और इसके बाद मेरे को एक ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा और नेम देना पड़ेगा इसका, जो भी मैं देना चाहूँ। मान लो हमारी ये स्टेट है काउंट पांडा। ठीक है, काउंट और पांडा की, है ना। सेव करते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको सेव किया है परसिस्ट को, अब देखना आपको मैं यहाँ पे स्टोरेज में लेके चलता हूँ, स्टोरेज। और यहाँ पर लोकल स्टोरेज में चलते हैं। लोकल स्टोरेज में यहाँ पर देखो, अगर मैं प्लस माइनस करूंगा जैसे ही, तो यहाँ पे देखो हमारे पास परसिस्ट हो रही है स्टेज लोकल स्टोरेज में, ना। देखो स्टेट, काउंट की वैल्यू, पांडा की वैल्यू। और अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास ये वैल्यूज रहेंगी। इसकी वैल्यू प्लस माइनस कर लो, इसकी वैल्यू में जितनी प्लस माइनस कर लो, लोकल स्टोरेज में आपको ये दिखेंगी सेम। और अगर आप रिफ्रेश करोगे तो आपकी रहेंगी। लेकिन ये सिर्फ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में होगा। इसमें जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो, जब आपको प्रोडक्शन पे जाना है तो आपको यहाँ पे डेव टूल को हटाना पड़ेगा। ठीक है, डेव टूल हटा दो, डायरेक्ट आपका काम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और सेव करते हैं। तो अब रिफ्रेश करते हैं, देखो स्टेट हमारी परसिस्ट है। ठीक है, स्टेट हमारी परसिस्ट है, कितना भी रिफ्रेश कर लो हमारी स्टेट परसिस्ट रहेगी। तो हाँ जी, ये था जस्ट एंड, और जस्ट एंड की पूरी वीडियो। डेव टूल परसिस्ट को मैंने आपको यूज करना सिखा दिया है। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्स पे जा सकते हो। डॉक्स पे बस आप यहाँ पर सर्च कर लो। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर अपडेटिंग स्टेट में देख सकते हैं कि ये आपको स्टेट कैसे अपडेट करनी है, कि भी इसी तरीके से आपको स्टेट अपडेट करनी है। ये रही आपकी स्टेट अपडेट। ठीक है, यहाँ से आपने अपने एक पर्सन स्टोर बनाया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अपडेट फर्स्ट नेम, अपडेट लास्ट नेम। तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हो। और भी यहाँ पे आपको चीजें मिल जाएगी, बहुत सारे मिडलवेयर मिल जाएंगे, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज है, और साथ में जस्ट एंड का ना रिएक्ट क्वेरी के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से इंटीग्रेशन होता है। हाँ जी, रिएक्ट क्वेरी अगर आप सीखना चाहते हो तो आप मेरे को जरूर कमेंट में बताना, मैं वीडियो जरूर लेके आऊंगा रिएक्ट क्वेरी
क्वेरी पे। तो आज की जो वीडियो थी गाइज वो इतनी ही थी। मैंने जस्ट एंड आपको बताना था, जस्ट एंड की डॉक्यूमेंटेशन आपको बतानी थी। ये डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पर आप जाकर सर्च कर सकते हो और अपनी दिक्कत जो भी आपकी हो वो आप ठीक कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछो। और आप जस्ट एंड का यूज करके अगर कोई प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं या फिर बना चुके हो या फिर बना रहे हो तो उसका गिट रिपोजिटरी का लिंक कमेंट में जरूर देना। जितने भी मेरे पास कमेंट्स में आपके रिपोजिटरीज के लिंक आएंगे मैं सभी लिंक पे जाऊंगा, सभी के प्रोजेक्ट उठाऊंगा और उसकी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा कि किसने क्या प्रोजेक्ट बनाया है। हाँ जी, बिल्कुल बनाएंगे। तो गाइज आज की वीडियो इतनी थी। होप आपको जस्ट एंड समझ आई होगी और ये बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। तो अगर गाइज आपको ये समझ आई तो गाइज स्मैश दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल और शेयर करो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी स्टेट मैनेजमेंट में परेशान हो रहा हो, स्टेट मैनेजमेंट सीखना चाह रहा हो। जस्ट एंड उसको एक इजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। हाँ जी, जस्ट एंड उसको एक इजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। तो मिलते हैं गाइज फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्रैक्टिस करते रहो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।